इस सेक्शन में हम मिलिंग टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। मिलिंग टूल्स दो प्रकार के होते हैं। पहले वे टूल्स जिनमें इंसर्ट्स लगे होते हैं और दूसरे वे टूल्स जिनमें इंसर्ट्स नहीं होते, जिन्हें सॉलिड टूल्स कहा जाता है। सबसे पहले मैं सॉलिड टूल्स या मिलिंग टूल्स जिनमें इंसर्ट्स नहीं होते के बारे में बात करूंगा। सबसे कॉमन सॉलिड मिलिंग टूल है स्क्वायर एंड मिल या बस एंड मिल, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। दुर्भाग्य से मिलिंग टूल्स टर्निंग टूल्स की तरह स्टैंडर्डाइज नहीं होते हैं और हर टूल मैन्युफैक्चरर का अपना कोडिंग स्टैंडर्ड होता है। इसलिए मैं मिलिंग टूल कोड्स के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि उनके उपयोग और उनसे संबंधित तकनीकी मुद्दों का वर्णन करूंगा। यहाँ आप एक एंड मिल देख सकते हैं, जहाँ फ्लूट और शैंक की लंबाई दिखाई गई है। आमतौर पर एंड मिल्स उतनी ही गहराई तक काटने में सक्षम होते हैं जितनी उनकी फ्लूट लेंथ होती है। इस कटर में 4 कटिंग एजेस या 4 फ्लूट्स हैं। कटिंग एजेस की संख्या एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो कटर की ड्यूरेबिलिटी को वेयर के खिलाफ प्रभावित करती है। आमतौर पर जिन एंड मिल्स का उपयोग हार्डन स्टील के लिए किया जाता है, उनमें ज़्यादा कटिंग एजेस होते हैं, जिससे वेयर को एजेस के बीच वितरित किया जा सके। हालांकि जब ज़्यादा कटिंग एजेस होते हैं तो चिप्स के लिए कम जगह होती है और कटिंग फोर्सेस आमतौर पर ज़्यादा होती हैं। इसलिए रफिंग ऑपरेशंस के लिए डू 3 या 4 कटिंग एजेस वाले एंड मिल्स का उपयोग बेहतर होता है, खासकर जब चिप इवैक्यूएशन में समस्या हो। उदाहरण के लिए जब आप एक स्लॉट बना रहे होते हैं या एल्यूमिनियम जैसी सामग्री जो लंबे चिप्स उत्पन्न करती है की मिलिंग कर रहे होते हैं, तो आपको 2 या 3 फ्लूट एंड मिल्स का उपयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ जब आप अब्रेसिव मटेरियल्स जैसे कि हार्डन स्टील की मिलिंग कर रहे होते हैं, तो आपको ज़्यादा फ्लूट्स जैसे 6 या 8 वाले एंड मिल्स का उपयोग करना चाहिए, ताकि वेयर कटिंग एजेस के बीच वितरित हो सके। दाईं ओर आप एक एंड मिल देख सकते हैं जिसमें सोने के रंग की कोटिंग है। इस एंड मिल की ग्रूव्स वाइब्रेशन को कम करने में मदद करती हैं, लेकिन रफ सरफेस फिनिश छोड़ती हैं। ऐसे एंड मिल्स, जिन्हें हॉग एंड मिल्स भी कहा जाता है, मुख्य रूप से रफिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। कुछ एंड मिल्स में प्लंजिंग की क्षमता होती है, जिसका मतलब है कि वे टूल के एक्सिस की दिशा में कट सकते हैं। बाईं तरफ आप एक टूल देख सकते हैं जिसमें 3 कटिंग एजेस या फ्लूट्स हैं जो प्लंज कर सकते हैं, क्योंकि उनमें से एक कटिंग एज उसके सेंटर से गुजरता है। दूसरी तरफ दाएं ओर का टूलंज लाइन नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी का कटिंग एज उसके सेंटर से नहीं गुजरता। एंड मिल को होल्डर में फिक्स करने के लिए अलग अलग मेथड्स का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ एक कॉलेट का उपयोग एंड मिल को उसके शैंक से पकड़ने के लिए किया गया है। कॉलेट्स इंटरचेंजेबल होते हैं और अलग अलग साइज के कॉलेट्स को एक होल्डर के साथ उपयोग किया जा सकता है। इससे ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि एक ही होल्डर का उपयोग विभिन्न साइजेस के एंड मिल शैंक्स के साथ किया जा सके। हालांकि जब फोर्सेस ज़्यादा होती हैं या लो रनआउट की आवश्यकता होती है, तो कॉलेट्स एंड मिल को होल्ड करने का सबसे अच्छा तरीका नहीं होते। कॉलेट्स एक फ्लेक्सर स्ट्रक्चर होते हैं जो जब कॉलेट नट से होल्डर सरफेस पर दबाए जाते हैं तो एंड मिल को पकड़ते हैं। आमतौर पर कॉलेट्स एक रेंज के भीतर शैंक्स को होल्ड कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ आपके पास एक ER कॉलेट है, ER16, जो कॉलेट का जनरल साइज रिप्रेजेंट करता है और डूज 3 मिलीमीटर की रेंज शैंक डायमीटर्स को रिप्रेजेंट करती है, जिसे ये कॉलेट होल्ड कर सकता है। एंड मिल शैंक्स के अन्य टाइप्स को वेल्डन नॉच शैंक्स कहा जाता है, जिनमें उनके शैंक पर एक नॉच होता है। इस केस में एक होल्डर के साथ साइड क्लैंप या बोल्ट का उपयोग किया जाता है, जो एंड मिल के शैंक को साइड से क्लैंप करता है। इस प्रकार के होल्डर्स एक बहुत मजबूत ग्रिप प्रदान करते हैं और हाई कटिंग फोर्सेस को सहन कर सकते हैं। हालांकि कॉलेट सिस्टम की तुलना में वेल्डन सिस्टम का डाउनसाइड यह है कि होल्डर शैंक होल को एंड मिल शैंक के डायमीटर से मैच होना चाहिए। इसके विपरीत कॉलेट सिस्टम्स में शैंक डायमीटर्स की रेंज को क्लैंप किया जा सकता है। अन्य होल्डिंग मेथड्स भी हैं जिन्हें मैं एक अलग सेक्शन में डिस्कस करूंगा। इन कंक्लूजन, स्क्वायर एंड मिल्स का मुख्य उपयोग स्टेप्स, स्लॉट्स या छोटे क्षेत्रों को फ्लैटन करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर इनका उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां डेप्थ ऑफ कट क्षेत्र के साइज की तुलना में बड़ी होती है। इस पॉइंट पर मैं अप और डाउन मिलिंग के बारे में बात करना चाहूंगा। डाउन मिलिंग, जिसे क्लाइंब मिलिंग भी कहा जाता है, में कट की शुरुआत में चिप थिकनेस ज़्यादा होती है, जबकि कट के अंत में कम हो जाती है।
इसके विपरीत अप मिलिंग में कटिंग एज वर्कपीस के साथ लो चिप थिकनेस पर एंगेज होती है, जो कट के अंत तक बढ़ती जाती है। ये पेरिफेरल मिलिंग पर लागू होता है। आमतौर पर जब फिक्सचर, वर्कपीस कॉन्फ़िगरेशन और मशीन अलाउ करती है तो डाउन मिलिंग को प्रेफर किया जाता है। हालांकि डाउन मिलिंग के लिए ऐसी मशीन की आवश्यकता होती है जिसमें बैकलैश एलिमिनेशन मैकेनिज्म्स होते हैं। एक रूल ऑफ थंब के रूप में सीएनसी मशीन्स में डाउन मिलिंग का उपयोग किया जाता है क्योंकि उनमें बैकलैश को एलिमिनेट करने के लिए बॉल स्क्रूज होते हैं, जबकि मैनुअल मशीन्स में अप मिलिंग का उपयोग किया जाता है। कुछ लोग नहीं जानते होंगे कि बैकलैश या रन आउट क्या है, इसलिए आगे बढ़ने से पहले मैं इन्हें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। बैकलैश या प्ले का मतलब होता है मशीन में क्लियरेंस या मोशन का लॉस, जो विभिन्न पार्ट्स के बीच गैप्स के कारण होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक सीएनसी मशीन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करती है और फिर प्रोग्राम उसकी दिशा बदलता है, तो मशीन आमतौर पर कुछ माइक्रॉन्स लूज करती है, जिससे कमांडेड वैल्यू से कम मूवमेंट होती है। टूल रन आउट तब होता है जब टूल का एक्सिस मशीन के मेन एक्सिस, आमतौर पर जेड एक्सिस के साथ अलाइन नहीं होता है। ये एक फॉल्टी स्पिंडल, होल्डर, कॉलेट या इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन के कारण हो सकता है। आमतौर पर 15 माइक्रॉन्स तक का रन आउट टूल लाइफ को सिग्निफिकेंट रूप से प्रभावित नहीं करता है, लेकिन ये मशीन पार्ट्स की क्वालिटी और टॉलरेंस को प्रभावित कर सकता है। एंड मिल का एक और प्रकार है जिसे बॉल नोज या कॉर्नर रेडियस एंड मिल कहा जाता है, जो स्क्वायर एंड मिल के समान होता है। केवल फर्क टूल के टिप पर फिलेट का होता है। यह फिलेट टूल को रफिंग एप्लीकेशंस में मजबूत और अधिक रिलायबल बनाता है। इसे टूल के कॉर्नर रेडियस के बराबर कॉर्नर फिलेट बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बॉल नोज एंड मिल्स का टिप पूरी तरह से गोल होता है और इनका मुख्य रूप से एनाटॉमिकल सर्फेसेस बनाने में उपयोग किया जाता है। इंडस्ट्रीज जैसे मोल्ड मेकिंग, प्रोटोटाइपिंग और डेंटल इंडस्ट्री बॉल नोज एंड मिल्स के मुख्य यूजर्स हैं। स्लिटिंग कटर्स का उपयोग लॉन्ग और नैरो स्लॉट्स बनाने या कटिंग ऑफ ऑपरेशंस के लिए किया जा सकता है। सॉलिड स्लिटिंग कटर्स होते हैं, जबकि कुछ इंटरचेंजेबल कार्बाइड इंसर्ट्स का उपयोग करते हैं। कुछ कम कॉमन टूल्स भी होते हैं जैसे लॉलीपॉप टूल्स जो अंडरकट्स को काटने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और टेपर टूल्स। अधिकांश समय आप स्क्वायर, कॉर्नर रेडियस या बॉल नोज एंड मिल्स का उपयोग करेंगे क्योंकि अन्य प्रकार के कटर्स कम कॉमन होते हैं। अगले सेक्शन में हम इंसर्ट्स के साथ मिलिंग टूल्स पर चर्चा करेंगे। पिछले सेक्शन में हमने मिलिंग सॉलिड टूल्स के बारे में चर्चा की थी और अब हम उन मिलिंग टूल्स के बारे में बात करेंगे जिनमें इंसर्ट्स होते हैं। मिलिंग कटर्स विद इंसर्ट्स का एक मुख्य उपयोग फेस मिलिंग में होता है। उदाहरण के लिए इन्हें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इन्हें इंजन ब्लॉक्स की सतह को मशीन करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। कुछ टूल निर्माता जैसे सैंडविक, कोरोमैन के पास स्पेसिफिक टूल्स होते हैं, जैसे कि ऑटो कटर्स, जो इंजन ब्लॉक फेस मिलिंग के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। आमतौर पर फेस मिलिंग कटर्स में इंसर्ट्स की संख्या अधिक होती है और इंसर्ट्स की संख्या सीधे तौर पर वर्किंग फीड के अनुपात में होती है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास अधिक इंसर्ट्स है तो आप तेज गति से काम कर सकते हैं। हालांकि ज़्यादा इंसर्ट्स का मतलब है कि मशीनिंग फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी, जिससे कंपन और ख़राब सरफेस फिनिश या टॉलरेंसेस हो सकते हैं। इसलिए अगर आपका फिक्सचर या मशीन स्पिंडल कमज़ोर है तो कम इंसर्ट्स वाले कटर का उपयोग करना बेहतर होगा, ताकि अत्यधिक कटिंग फोर्सेस से बचा जा सके। अब चलिए दो महत्वपूर्ण कटिंग पैरामीटर्स पर चर्चा करते हैं, डायगोनल एंगेजमेंट AE और डेप्थ ऑफ कट AP। डायगोनल एंगेजमेंट उस हिस्से को दर्शाता है जो वर्कपीस के साथ कटर में लगा होता है, जबकि डेप्थ ऑफ कट AP यह दर्शाता है कि कटर कितनी गहराई तक एंगेज्ड है। फेस मिल का एक और महत्वपूर्ण फीचर एंटरिंग एंगल होता है, जो इंसर्ट कटिंग एज और वर्कपीस के बीच का कोण होता है। उदाहरण के लिए बाईं तरफ आप 45 डिग्री के एंटरिंग एंगल वाला कटर देख सकते हैं और दाईं तरफ 90 डिग्री के एंटरिंग एंगल वाला कटर। डेप्थ ऑफ कट AP उस अधिकतम गहराई को दर्शाता है जो इन कटर से प्राप्त की जा सकती है। अन्य कटर्स भी होते हैं जिनके एंटरिंग एंगल्स 10, 15, 60 डिग्री और अन्य हो सकते हैं। जब एंटरिंग एंगल छोटा होता है जैसे कि 10 डिग्री, तो वर्कपीस में प्रवेश और निकास अधिक स्मूथ होता है, जिससे मिलिंग फोर्सेस कम हो जाती हैं और फीड को बढ़ाने की अनुमति मिलती है।
हाई फीड फेस मिलिंग कटर्स में आमतौर पर छोटे एंटरिंग एंगल्स होते हैं। आमतौर पर 45 डिग्री के फेस मिल्स को जनरल पर्पस कटर्स माना जाता है, जबकि 90 डिग्री के फेस मिल्स का मुख्य उपयोग राइट एंगल एजेस या स्टेप्स बनाने के लिए होता है। इस चित्र में बाईं ओर आप 45 डिग्री फेस मिल कटर के लिए एक स्टैंडर्ड इंसर्ट देख सकते हैं और दाईं ओर उसी कटर के लिए एक वाइपर इंसर्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाइपर इंसर्ट की कटिंग एज स्टैंडर्ड इंसर्ट से बड़ी होती है, जिससे मशीनिंग फोर्सेस बढ़ जाती हैं, लेकिन साथ ही बेहतर सरफेस फिनिश भी प्राप्त होती है। इसलिए अगर फेस मिलिंग में आप अच्छी सरफेस फिनिश पाना चाहते हैं, तो आप फेस मिल मैन्युफैक्चरर के अनुसार एक या दो वाइपर इंसर्ट्स का उपयोग स्टैंडर्ड इंसर्ट्स के साथ कर सकते हैं। वाइपर इंसर्ट्स आमतौर पर स्टैंडर्ड इंसर्ट्स की तुलना में महंगे होते हैं, लेकिन सुपीरियर सरफेस फिनिश और फीड रेट बढ़ाने की क्षमता प्रदान करते हैं। वाइपर इंसर्ट्स केवल फेस मिलिंग कटर्स तक सीमित नहीं होते। आप इन्हें टर्निंग एप्लीकेशंस में भी पा सकते हैं। टर्निंग गियरबॉक्स कंपोनेंट्स के लिए वाइपर इंसर्ट्स का उपयोग करने का मेरा व्यक्तिगत अनुभव बहुत अच्छा रहा है, खासकर जब चिप कंट्रोल एक चुनौती होती है। फेस मिलिंग में राउंड इंसर्ट्स भी एक विकल्प होते हैं। इन इंसर्ट्स की कटिंग एज बहुत मजबूत होती है, जिससे वे खासतौर से रफिंग ऑपरेशंस के लिए उपयुक्त होते हैं, खासकर स्टेनलेस स्टील और सुपर अलॉयज जैसे टफ मटेरियल्स में। राउंड इंसर्ट कटर्स उन स्थानों के लिए भी आदर्श होते हैं जहां चिप्स के रिकट होने की संभावना होती है। कुछ इंसर्ट्स चाहे टर्निंग में हो या मिलिंग में सिरेमिक लेयर्स से कोटेड होते हैं, जो वेयर और हीट रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं, जिससे स्पिंडल स्पीड्स, आरपीएम और फीड रेट्स को बढ़ाया जा सकता है। आम कोटिंग मटेरियल्स में टाइटेनियम कार्बाइड, टाइटेनियम नाइट्राइड, TIN, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और टाइटेनियम कार्बन नाइट्राइड TiCN शामिल हैं। टाइटेनियम नाइट्राइड N का रंग सुनहरा होता है और यह वर्कपीस और टूल के बीच फ्रिक्शन को कम करने में मदद करता है, जिससे कटिंग टेम्परेचर कम होता है। टाइटेनियम कार्बाइड C और एल्यूमिनियम ऑक्साइड A बहुत कठोर होते हैं और वेयर रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं, जिससे इंसर्ट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। कोडिंग की मोटाई कोडिंग प्रोसेस पर निर्भर करती है और 2 से 12 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। दो मुख्य कोडिंग प्रोसेसेस होते हैं, CVD केमिकल वेपर डिपोजिशन और PVD फिजिकल वेपर डिपोजिशन। CVD कोडिंग गैसेस के रासायनिक प्रतिक्रिया से बनाई जाती है, जिससे मोटी कोडिंग्स प्राप्त होती है, जबकि PVD कोडिंग गैसेस के डिपोजिशन से की जाती है, जिससे पतली कोडिंग्स प्राप्त होती हैं। PVD कोडेड टूल्स को तेज कटिंग एजेस की आवश्यकता वाले एप्लीकेशंस में अधिक पसंद किया जाता है, जैसे कि एंड मिल्स, ड्रिल्स या टर्निंग इंसर्ट्स, जहां कम कटिंग फोर्सेस की आवश्यकता होती है, जैसे हीट रेजिस्टेंट सुपर अलॉयज की मशीनिंग में। CVD कोडिंग्स आमतौर पर मोटी होती हैं, जिससे बेहतर वेयर रेजिस्टेंस प्राप्त होती है। कोडिंग का चयन कूलेंट यूसेज पर भी प्रभाव डालता है। PVD कोडिंग्स जो पतली होती है, कूलेंट के उपयोग के समय अधिक उपयुक्त होती है। इसकी तुलना मोटी और पतली दीवार वाले गिलास से की जा सकती है, जब उसमें उबलता पानी डाला जाता है। CVD और PVD कोटिंग्स की तुलना इसी प्रकार होती है। अगले सेशन में हम मिलिंग टूल कटिंग डेटा पर चर्चा करेंगे। मिलिंग टूल्स टर्निंग टूल्स की तरह एक स्पेसिफिक पैरामीटर रेंज में ऑपरेट करनी चाहिए और हम यहाँ इन पैरामीटर्स पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ डेफिनेशंस। मिलिंग स्पिंडल RPM की तरह ही होता है। RPM का मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। इसका मतलब स्पिंडल RPM से है कि मिल स्पिंडल एक मिनट में कितने रेवोल्यूशंस कर रही है। आमतौर पर जब RPM ज़्यादा होता है तो सरफेस फिनिश बेहतर होगी, लेकिन दूसरी ओर ज़्यादा RPM के कारण टूल जल्दी वेयर हो सकता है और वाइब्रेशन की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आपको याद हो, CNC लेथ ऑपरेशंस में प्रोग्रामर्स अक्सर RPM की जगह कटिंग स्पीड डिफाइन करते हैं। हालांकि मिल्स में चाहे मैनुअल हो या CNC, RPM ही डिफाइन और सेट किया जाता है। यहाँ आप हासो M2 या हास सुपर मिनी मिल मशीन देख सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक टूल हास सुपर मिनी मिल की स्पिंडल में लोडेड है। इस सैंपल G कोड लाइन में S1500 मशीन स्पिंडल को कॉलन्स 500 बार प्रति मिनट घुमाने का कमांड देता है और M03 इसे क्लॉकवाइज घुमाने का कमांड देता है। M04 काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए इस्तेमाल होता है और M03 क्लॉकवाइज के लिए। मिलिंग में फीड से मतलब टूल या टेबल की मूवमेंट की स्पीड से है और इसे मिलीमीटर या इंच प्रति मिनट के हिसाब से डिफाइन किया जाता है।
इस सैंपल जी कोड लाइन में G01 सीएनसी मशीन को एक स्ट्रेट लाइन मूव करने का कमांड देता है एक कोऑर्डिनेट तक जिसमें डिफाइंड फीड रेट होता है। X और Z एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन करते हैं और F फीड वैल्यू को डिफाइन करता है। हायर फीड रेट्स से मशीनिंग टाइम कम हो सकता है, लेकिन एक्सेसिव फीड रेट्स से इंसर्ट ब्रेकेज, हाई मशीनिंग फोर्सेस और वाइब्रेशन हो सकती है। मिलिंग ऑपरेशंस में फीड को सही ढंग से निर्धारित करना एक चुनौती होती है क्योंकि अलग-अलग कटर्स एक ही इंसर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनमें इंसर्ट्स या टीथ की संख्या अलग हो सकती है। इसलिए टूल मैन्युफैक्चरर्स फीड पर टूथ रेकमेंड करते हैं। इस आधार पर आप इसे स्पिंडल आरपीएम और इंसर्ट्स की संख्या से मल्टीप्लाई करके उस फीड को कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपके जी कोड में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। ये सॉलिड टूल्स और कटर्स विद इंसर्ट्स दोनों पर लागू होता है। डेप्थ ऑफ कट या AAP कटर की एंगेजमेंट को उसके एक्सिस या लेंथ के साथ दिखाती है। इसके अलावा कटर डायगोनल एंगेजमेंट या AE वर्कपीस के साथ डायगोनली एंगेज्ड पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अगले सेशन में हम ड्रिलिंग टूल्स पर चर्चा शुरू करेंगे।